नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट में आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल विमेंस डे के इस विशेष अवसर पर इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में एक खास शख्सियत नज़र आ रही हैं, डॉक्टर यास्मीन शेख मैम। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। डॉक्टर यास्मीन शेख मैम के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहले मैम की जो स्टार्टिंग मोमेंट थी डिफरेंट सेक्टर से शुरू हुई, चाहे मैं होटल का जिक्र करूं या फिर आने वाले टाइम में जिस तरीके से वो एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए एक अपनी कंट्रीब्यूशन दी। हालांकि आज भी एक फैशन डायरेक्टर के तौर पे चीज़ें टाइम टू टाइम करती रहती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस भूमिका में इस वक्त नज़र आ रही हैं एक स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के रूप में, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। मैम खुश भी हैं इस कार्य को करके, लेकिन इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि डॉक्टर यास्मीन शेख मैम जब इस विमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल सेगमेंट में रूबरू हो रही हैं तो हम सभी के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है कि दरअसल मैम की जो लाइफ है क्यों किसी को इंस्पायर करे, आखिर वो लाइफ की क्या वो टर्निंग पॉइंट है जिससे आपको, हमें, हम सभी को एक इंस्पिरेशन मिले। मैम, परिचय के रूप में मैं बहुत कुछ नहीं बोला हूँ, ये सामान्य शब्द हैं, लेकिन सवाल है कि डॉक्टर यास्मीन शेख मैम जब खुद को देखती हैं तो क्या वो चीज़ें क्लिक करती है जो स्टोरी अदर्स को इंस्पायर करे और ख़ास तौर पे महिलाओं को इंस्पायर करे? ज़रूर। मैं मेरे बारे में बोलना चाहूँगी। मैं एक विडो हूँ, एक विधवा, और एक विधवा की लाइफ जीना बहुत ही कठिन है, बहुत। और मैं जब भी मैं ये बात बोलती हूँ, पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ अपने अंदर से, क्योंकि उनको लगता है कि जब अगर तुम विधवा होते हो तो तुम्हारी लाइफ यहाँ ख़त्म हो जाती है, तुम आगे नहीं ही बढ़ सकते, तुम्हारा कोई एक जर्नी ख़त्म हो गई। तुम ये नहीं पहन सकते, तुम वो नहीं पहन सकते, तुम मेकअप नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम फैमिली के साथ नहीं बैठ सकते, तुम कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम बाहर जाके कमा के ला सकते, लेकिन तुम्हारी लाइफ तुम नहीं जी सकते। और फिर उसमें बाहर जाने के बाद भी, और जो तुम्हारा जो अराउंड होता है, जैसे कि मैं किसी को बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं एक पुरुष के नज़रिए से मैं बोलना चाहूँगी कि उनकी नज़र जो होती है वो बहुत ही गलत होती है। तुम्हारे फैमिली में हो या फैमिली के बाहर हो या तुम कहीं काम कर रहे हो इज़्ज़त से, तो भी तुम उस चीज़ों को लड़ कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये मैं खुद जब भी मैं ऐनक में देखती हूँ, एक आईने में देखती हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब मैं शब्द लेती हूँ मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ और अंदर से मेरे आंसू निकल आते हैं। लेकिन नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बहुत सक्सेस वूमेन हूँ, इसके लिए मैं बहुत प्राउड करती हूँ अपने आप में। ये तो मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे तो आता ही है रोना, इस पे आप प्लीज़ ज़्यादा फोकस मत कीजिए। लेकिन हाँ, मैं इसलिए लोगों को बोलना चाहूँगी कि तुम अपनी लाइफ की खुद की फ़ाइटर हो, तुम खुद एक फ़ाइटर हो। लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उस पे मत जाओ, तुम्हारा दिल जो बोलता है वो करो। तुम एक सक्सेस वुमेन बन के बताओ कि औरत ये कर सकती है। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई हो या नहीं हो, तुम बच्चों को पाल सकती हो, तुम बिज़नेस कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम कुछ भी पहन सकती हो, तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि तुम्हें देने, खिलाने और देने वाला ऊपर वाला है। तुम डरो तो सिर्फ उससे डरो और किसी से नहीं। तो शायद हो सकता है कि यही मेरी शक्ति है और यही मेरा फेस है। अगर मैं इस पर्सनल लाइफ को लेकर अगर कुछ सवाल पूछूं, सबसे ज़्यादा किससे लड़ना पड़ता है? अपने परिवार के लोगों से, अपने परिवार के बाहर जो समाज है उससे, या फिर जो प्रोफेशनल लाइफ में जो एक रिलेशन बनता है, जो बॉस होते हैं सोसाइटी के, और जो या फिर जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जो लोग होते हैं उनसे? क्योंकि मुझे लगता है 3 के सिवा और कोई तो नहीं है जो अपने को किसी से फाइट करने की ज़रूरत है। 10% मैं बोलूँगी फैमिली, ओके, और 70% मैं बोलूँगी लोग, समाज के लोग, समाज के लोग होते हैं, जो वर्क होते हैं, जो हमारे, जो बाकी के जो बच्चे हैं, जो जहाँ में हम काम करते हैं, जो हमारे ऑफिस में होते हैं, वहाँ के लोग, जो आप बोल सकते हैं कि आपके कलीग्स, 20% जो आपके कलीग्स हैं, वो अगर आप अच्छे से काम करो तो आपको ये नज़र से देखा जाता है, अरे औरत अकेली है, अकेली आती है, अकेली जाती है, क्यों ना मैं चांस कुछ लूँ।
सोसाइटी ऐसे बोलती है, अरे देखो विधवा है, अभी इसका पति मरा है और ये देखो कैसे कपड़े पहन के जाती है, पता नहीं कौन आके छोड़ा है, पता नहीं किसके साथ गई है। अगर तुम्हारे बच्चों के साथ भी जाती है, भले वो दिखने में तुम उनकी माँ नहीं हो, ये पता नहीं कौन है, शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा, नया बॉयफ्रेंड होगा, ये सब कमेंट्स आते जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है सोसाइटी में एक विधवा औरत को आगे बढ़ना। तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग बनो, ये सब तुम दिमाग में मत लो। अगर मैं अब तक लेती तो शायद मैं सुसाइड करती। यास्मीन मैम, मुझे एक चीज़ लग रहा है, जिस तरीके से आप चीज़ें बता रही हैं अपनी लाइफ की, एक शब्द विधवा और इसके पैरेलल में अगर एक शब्द और रख दिया जाए जो आपकी आइडेंटिटी को बताए, तो क्या लगता है इस शब्द को ढका जा सकता है? ये अगर मुझे ऐसा लगता है, आप कितना भी ढाकना चाहो, ये सोसाइटी आपको ढाकने नहीं देगी। आप खुद में एक नाम करो तो ये खुद आपका नाम ही उसको ढक देगा। मुझे ऐसा जैसे कि आप सोचते कि एक विधवा को अगर आप उसका लाइफ पार्टनर या आप उसकी लाइफ में कोई आना है तो नहीं आ सकता, और आया तो भी प्रॉब्लम, नहीं आया तो भी प्रॉब्लम। तो इन सब को फाइट करके आगे जाओ तो बेटर होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई पर्दा होगा। ये दुनिया, ये सोसाइटी आपको उसकी विधवा के आगे कोई एक स्टॉप नहीं देती। ये सालों से और पीढ़ियों से चलते आ रहा है। सो मैं यास्मीन मैम के बारे में क्या सोचूं? फैमिली को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया, समाज को क्लीन बोल्ड कर दिया, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। क्या सबको। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे कोई कुछ भी बोलता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा हंसी आती है। और कोई कुछ बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सक्सेस हो गई हूँ। अभी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, बाहर मैं कैसे निकलूँ, ये कपड़े क्यों पहनूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे और ज़्यादा करने का इच्छा होती है कि और मैं आगे क्या करूँ। कोई बोलते हैं हाँ तुम्हारी एज है, तो क्या हुआ, एज है तो क्या हुआ कि मैं कर नहीं सकती? नहीं, तुम विधवा हो, मैं विधवा हूँ तो क्या हुआ, क्या मैं विधवा ये सब नहीं कर सकते? नहीं, तुम एक कल्चर में हो, वो कल्चर के आगे तुम नहीं जा सकते। मुझे तो तुम लोग ने ही दिया है ये मौका ताकि मैं कल्चर के आगे निकलूं। अगर तुम सोसाइटी मुझे सपोर्ट करती या मुझे साथ देती तो शायद मैं बहुत अच्छी होती, लड़ती नहीं। अब मैम, यास्मीन मैम की एक शख्सियत के बारे में हमने बात कर लिया। जो महिलाएं जो आपके जैसी इस वक्त हैं, जो इस दर्द से गुजर रही हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया। लेकिन ये बेशर्म समाज, ये जो लोग जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आप जैसी पर्सनालिटी को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए संदेश इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़रा इनकी छवि दिखाई जाए, इनको बताई जाए कि आप कितने बेशर्म हो गए हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप ये समझो जो तुम करते हो वो तुम्हें भुगतना ही है। कर्मा बोलते हैं, वो कर्मा हमेशा आगे आता है। तो ऐसे लोगों को सताने से अच्छा है कि आप उनको सपोर्ट करो, उनको जॉब पे रखो, उनकी हर एक चीज़ को तुम सपोर्ट करने की कोशिश करो। उनकी फैमिली हो या तो उनके बच्चे हो, उनके बच्चों की फ़ीस हो या घर का खर्चा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बदनाम भी ना करो और ना ही उनको खेलने की कोशिश करो और ना ही उनकी भावना से खेलो। ऐसे बहुत से लेडीज़ मैंने सुना है और मेरे पास उनके पूरे स्टोरी भी आते हैं कि मैम हमको जॉब चाहिए, रीज़न क्या है, मेरा आदमी छोड़ दिया, या मैं डिवोर्सी हूँ, मुझे ये नज़र से देखते, मुझे वो नज़र। मैं कितने जन को काम दूँ, कितने जन को मैं जॉब, मेरे से जितना कोशिश हो सकता है मैं हेल्प करती हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हें क्या लगता, मतलब मैं लोगों को बोलती हूँ तुम्हें क्या लगता है कि औरत जी नहीं सकती? सिर्फ औरत एक ही चीज़ के लिए है, किसी और चीज़ के लिए नहीं। तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है और तुम्हारी बीवी भी है, तुम्हारी बेटियाँ भी है। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो आप क्या करोगे? जब किसी के ऊपर बुरी नज़र या बुरे थिंकिंग या बुरे सवाल रखने से पहले अपने घर में झाँको, अपने गिरेबान झाँको, उसके बाद आप सवाल उठाओ। ये सवाल सिर्फ आदमी लोग के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए भी है। जो औरतें बोलती है कि ये जा रही है, ये आ रही है, ये ऐसे कपड़े पहनी है, ये तो बुढ़ी है, ये अभी फैशन कर रही है, ये इसका बॉयफ्रेंड है। अगर आपकी बेटी के साथ होता
उनका अगर पति मर जाता या छोड़ देता, क्या वो उसको जीने का हक नहीं है? आपकी बहू है या तो जिनकी भी, मैं हर एक औरत की बात कर रही हूँ, खुद को उस जगह पे रख के देखो, उसके शूज़ में अपने आप को पहन के देखो, उनका चप्पल पहन के देखो कि आपको कैसा लगता है, तभी आप दूसरों के बारे में बोलना बंद करोगे। यास्मीन मैम, आज पहली बार लाइफ में इस तरीके से बैठकर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, धरातल पे बैठे हैं, और जितने स्ट्रांगली जिन शब्दों के ज़रिए आप जो कनेक्ट कर रही हैं लाइफ में, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो इतने तेज़ तर्रार अंदाज में शब्दों के ज़रिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को देने की कोशिश कर रही हैं मैम। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू इन दिस स्पेशल शो। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि कोई एक औरत को जब भी कुछ भी अगर कुछ ऐसा फील होता है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे वो चीज़ें याद आ जाती है, मेरे माइंड में जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वो सब मेरे दिमाग में आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स जब भी आप बाहर निकले, हर कोई बोलता है कि तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं तो इसलिए हर कोई छेड़ेगा, तुम्हारी नज़र पे तुम कपड़े क्यों नहीं डालते हो? वो तो उसका शौक़ है, वो पहनती है, तो अपने मेरी खुद की मैं घर में बताती हूँ, मैंने किसी को भी रोक टोक नहीं रखा है। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे भाई बहन सब पर्दे वाले, मैं बिना पर्दे के हूँ, क्योंकि अगर मुझे पर्दे के बाहर लाया किसने? आप लोगों ने, आप समाज ने, उन्होंने बाहर लाया, तब मैं बाहर निकली। लेकिन मैंने अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपनी फैमिली को पर्दे में रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ हो। खुद की इज़्ज़त और खुद की फैमिली और खुद की चीज़ों को बचाना एक औरत के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि मैं वो बहुत कुछ कर चुकी हूँ और कर रही हूँ और करूँगी। मैं हर एक लेडी के लिए खड़ी होंगी और हर एक लेडी को यही मैसेज दूँगी, स्ट्रांग बनो। जितने तुम स्ट्रांग बनोगे, जितना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ये दुनिया से तुम जीतोगे, तुम हर एक चीज़ से जीतोगे। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। ऑलराइट यास्मीन मैम, हमने शुरुआत तो बहुत ही तेज़ तर्रार अंदाज में किया, लेकिन यास्मीन मैम कौन हैं? कैसे उनकी बचपन की जो हालात थी, स्थिति थी, कैसे एजुकेशन हुई, कहाँ पे हुई, और कैसे आज वो स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट बन गई? और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट कि मुंबई की धरती पे जिस तरीके से आप एक थीम बेस्ड फैशन शो के डायरेक्टर हैं, तो कैसे शुरू से शिखर तक की सफ़र आप तय की? पूरी कहानी चाहूँगा कि 3 से 4 मिनट में सुनाएं। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता 3 से 4 मिनट में मेरी कहानी ख़त्म होगी। ये बहुत फ़िल्मी कहानी है। मुझे लगता है मेरा जो पूरा स्टोरी है, मेरी फैमिली पूरी फ़िल्मी है, मेरी लाइफ। वी आर बॉर्न एंड बॉट इन कुवैत। हम 5 भाई हैं जो हम लोग कुवैत में पैदा हुए थे, जो वॉर के ज़रिए मैं शॉर्ट में बताऊंगी, वॉर के ज़रिए हम आ गए थे। सब में बड़ी मैं हूँ, मेरे 5 भाई बहन, हम कुल मिला के 5 भाई बहन हैं। और उनके जो माँ बाप, जो जर्नी स्टार्ट होती है, अगर आपके माँ बाप नहीं होते हैं तो एक बड़ी बहन का फ़र्ज़ होता है माँ बनने का। मैंने वो फ़र्ज़ पूरा निभाया है, मुझे ऐसा लगता है, और मैं निभाती जाऊँगी। मेरी स्टडी बहुत मैंने कम की है। मैं बाहर स्कूल में चने, चॉकलेट्स ये वो बेचती थी ताकि मेरे भाई बहन को पढ़ाई हो, और वो सुन के मैं पढ़ती थी। इन फ्यूचर में मुझे टीचर्स, मेरे जो गुरुज़ हैं, जो मेरे मैनेजर्स हैं, मुझे बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव मिले, टच, ताकि उन्हें लगता था कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, तो वो मुझे विदाउट फीस मुझे सिखाते थे और मुझे पढ़ाते थे और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते थे। यास्मीन, तुम कर सकते हो। और लकीली मेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, अगर मैं एक बार चीज़ को देख लूँ, मैं कर देती। तो वो स्किल जो है उनको अच्छा लगने लगा। तो ऐसे जैसे धीरे धीरे मेरी जर्नी चलती गई, और फिर जब सब कुछ मेरे लाइफ में ख़त्म हो गया, उसके बाद जो मेरे अरमान थे, जो मेरी ख्वाहिशें थी, जैसे कि फ़ैशन शो हो, मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया कि बस अभी मैंने फैमिली को सेटल कर दिया है, सब सेट हो गए हैं, अभी मेरा टाइम है, मेरा दिन है, और मुझे जीना है और मुझे लाइफ को लेके आगे बढ़ना है। मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी करती हूँ और प्लस मॉडलिंग भी करती हूँ और ऑर्गेनाइज भी करती हूँ, सब करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ। मैं फ्री ट्रीटमेंट करती हूँ सबको। क्लिनिक में जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो नहीं पे कर सकते फ़ीस, मैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट करती हूँ, पैसे नहीं लेती। मैं बोली बस मुझे दुआ दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए।
फैशन शो करती हूँ, जिसको जो न्यू कमर्स हैं उनको चांसेस चाहिए, तो मैं सब जगह उनका पोर्टफोलियो भेजती हूँ, उनको जिसमें इंटरेस्टेड है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। यास्मीन मैम, आई थिंक स्टोरी समराइज हो गई। इसके बाद आपकी लाइफ में क्या वो प्रिंसिपल हैं? एक तो सामान्य महिला हैं, अगर मैं डॉक्टर यास्मीन मैम को एक सामान्य महिला की कैटेगरी में रख दूं, और अगर मैं एक जो आप स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट बता रही हैं, फैशन डायरेक्टर बता रही है, दो कैटेगरी में अगर रखूं, तो क्या वो प्रिंसिपल है जो झलकता है स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट वाले में, फैशन डायरेक्टर वाले में? वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। ये आप है ना एक कैरेक्टर लेके चलो। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आप एकदम प्रोफेशनल बन जाते हो, वो लुक अलग होता है। तो मैं वही हूँ। मैं ना ही मैं डिज़ाइनर हूँ, ना ही मैं डायरेक्टर हूँ, ना ही मैं मॉडल हूँ। मैं एक यास्मीन डॉक्टर ही हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट हूँ। ये मेरा रूल है। और अगर मैं फ़ैशन शो में हूँ तो मैं एक फ़ैशन शो के लिए ही मैं पूरी तरह अपने आप को एक फ़ैशन ही बनाऊँगी। अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह एक डायरेक्टर के हिसाब से ही चीज़ों को देखूँगी। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ, सिद्धांत की बात करूँ, कि क्या वो बातें हैं जो आपको एनर्जाइज करती है? क्या वो बातें हैं जब आप परफॉर्म करती हैं तब आपको लगता है कि हर चीज़ हम कर सकते हैं? इन बातों को मतलब विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस, मैं ये हमेशा बोलती हूँ सबको, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी हिम्मत है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। ऐसे ये मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत पॉलिटिशियन को देख चुकी हूँ, कुछ नहीं करते हैं लेकिन झूठ भी कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। वैसे ही कॉन्फिडेंस ही आपको लेके जाएगा। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे बोला गया था कि तुम एक 3 प्रोडक्ट है, तुम उसको बेच दो, उसका जो भी इंसेंटिव होगा वो आपको मिल जाएगा। मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं 3 नहीं 6 में बेच के बताऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यास्मीन, अगर तुमने ये 6 बेच दिया तो तुम्हें 2 प्रोडक्ट प्लस डबल इंसेंटिव मिलेगा। ये चैलेंज है। चैलेंज लेना मुझे बहुत पसंद है। मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है चैलेंज, कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ें। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तुम दुनिया बेच सकते हो। मुझे ना ही उसका इंग्रेडिएंट पता था, ना ही मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज था। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैम आप यूज़ करके देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस। मेरी जो स्किन है मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, मैंने एक बार भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। दैट कॉल योर कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस, ये बेस्ट आपको आगे लेके जाने के लिए। और ये मेरा प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल मैं सबको बोलती हूँ कि यूज़ करो। कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका कॉन्फिडेंस और चैलेंज अगर ले लूँ, चुरा लूँ, फिर क्या वो चीज़ें होगी जो आपको आपकी शख्सियत को बनाएगी? मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी का चैलेंज या कोई किसी का कॉन्फिडेंस ले सकता है। ये अपने अंदर वो बोलते ना, एक कुदरती आ ही जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं जाएगा। सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो आ ही जाएगा। लेकिन मैम, ये एक सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत सी महिलाओं को मैं देखता हूँ, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। जब भी देखता हूँ टूटी हुई रहती है, गमों में रहती हैं, कोई बात किसी से कह नहीं सकती। ये सवाल इसलिए था कि ज़रा उस महिला के रूप में जब हम खुद को रखते हैं तो फिर वो क्या जीती है ज़िंदगी, उनको कैसे हम बाहर निकालें? डर, मेन बात आपके दिल का जो डर है, जो अंदर डर है, लोग क्या बोलेंगे, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग आपको खाना देते हैं, वो लोग आपको सैलरी देते हैं, वो लोग आपके घर संभालते हैं, बच्चे संभालते नहीं। जब वो लोग आपको कुछ नहीं देते तो आप लोगों के लिए क्यों डरते हो? कॉन्फिडेंस इसी के लिए बोलती मैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डर निकालो तो आप लाइफ में सबसे आगे बढ़ोगे। बोलने से क्या होगा? अगर आपके साथ में कुछ गलत होता है, बोलो, क्या होगा? आप बदनाम होंगे बस। लेकिन आप एक बार बदनाम होंगे, 5 बार वो बदनाम होगा जिसने आपको बदनाम किया। सिंपल। यास्मीन मैम, अब इसके बाद मैं आऊँगा लीडरशिप क्वालिटी पे। जब आप अपनी लाइफ की शुरुआत की तब आपके सामने भी बिल्कुल सन्नाटा होगा, कुछ नहीं था, लेकिन आप खुद को संभाली, कॉन्फिडेंस लाई, चैलेंजेस एक्सेप्ट की, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। आज बहुत सी महिलाओं के सामने ये स्थिति होगी। अब सवाल है कि एक बेहतर लीडर के तौर पे खुद को कैसे इस्टेब्लिश करे,
और इस्टेब्लिश करने के आसपास क्या अपॉर्चुनिटी का माहौल है या नहीं है। तो इन आज के अगर परिदृश्य को देखें, देश की स्थिति को देखें, मुंबई की हालात को देखें, या फिर दूर दराज गाँव में जाएँ, वहाँ की हालात अगर यहाँ से बैठ के, हालांकि इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो भी महिलाएं खासतौर पे ये कार्यक्रम को देख रही है उनकी स्थिति को हम लोग बखूबी यहाँ से एक्सप्लेन करें। एक लीडर के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश करना इस वक्त कितनी बड़ी चैलेंज है, तब जब हमारे सामने सब कुछ सन्नाटा हो। जब मैंने मेरा खुद का करियर स्टार्ट किया था, मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था। मैं हमेशा, मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि कभी भी पैसे के पीछे मत भागना, काम ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि काम ऐसे करो, भले आपके पास पैसा हो नहीं हो, ऐसा कोई काम करो जो पैसा आपके पीछे भागे, लोग आपके पीछे भागे, जो आज मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल ही मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर जो टैलेंट है बस उसको दिखाते जाओ। उसको, अगर कोई किसी को मदद नहीं कर रहा है, भले आप पैसे से मदद नहीं करो, लेकिन किसी चीज़ से मदद करो, आगे तो बढ़ो। कोई मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है, या मेंस को, या सोसाइटी को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं होएगा, लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं करेंगे, लोग नहीं जाएंगे। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंस छोड़ दोगे, आप खुद ही उम्मीद छोड़ दोगे, तो आप दूसरों को उम्मीद कैसे दोगे कि ये इसमें आप सक्सेस हो सकते हो, इसमें आप आगे जा सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी मुंबई की बात नहीं है, ये इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे भारत और जो छोटे गांव हैं उन सब के लिए यही मैसेज है, सबके लिए, कि आप छोटे से शुरुआत तो करो, एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करो, कुछ तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम बताओ कि ये हुनर है मेरे हाथ में, तो ही आपको देख के लोग आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ना आप आगे बढ़ोगे, ना लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सिर्फ यही बोलेंगे। एक आप देख लो, कोई अगर नेता पहली बार खड़ा होता है तो उसको बहुत सी चीज़ें खर्चा करनी पड़ती है। तो मैं भी वही बोलती हूँ कि पैसा के पीछे मत भागो और ना ही तुम खर्चा, काम ऐसे करो ताकि तुम्हारा काम देख के तुम्हें वोट भी मिले और तुम्हारा काम भी हो, और हर एक चीज़ तो हर कोई आके तुम्हें सपोर्ट करे, भले वो फैशन लीड में हो या तो फिर सोसाइटी लीड में, कोई भी। मैं चाहती हूँ कि तुम काम अच्छा करो। तो यास्मीन मैम, आप पॉलिटिशियन शब्द का इस्तेमाल अपने बातचीत में कई बार की हैं, क्या बहुत करीब से देखती है इस डेमोक्रेसी को, इस सिस्टम को? बहुत करीब से, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी देखा है, हर एक फील्ड में इनका इन्वॉल्व होता ही है। और मुझे बहुत बोलना नहीं चाहिए कि मुझे बहुत नफ़रत है इन चीज़ों से, कि और इनकी ही भाषा लोग समझते हैं। ये नहीं सोचते कि ये, अब अगर मैं बोलूँ कि टाटा वाले ने ये काम किया तो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ, एक सपोज़ मैंने ब्रांड का नाम लिया, कपड़ा ज़ारा ब्रांड ने ये काम किया, किसी को नहीं मालूम। पॉलिटिशियन ने ये काम किया, सबको मालूम पड़ेगा, हर एक कोई इंटरेस्ट लेगा, अरे हाँ हो सकता है, अरे एग्जाम्पल भी वही देते हैं। अब कहीं पे भी जाओ, कहीं पे, या स्टेज पे जाओ, या तो आप एक अवार्ड शो में चले जाओ, या तो आप एक फैशन शो में चले जाओ, इनका शब्द या इनकी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते ही हैं, जो मुझे पसंद नहीं। ऑलराइट। और अब मुझे लगता है कि बियॉन्ड दी थर्ड आई के व्यूअर्स अब आपके उस काम के बारे में जानना चाहेंगे जो ख़ास तौर पे अपने एक डायरेक्टर के तौर पे, एक फैशन डायरेक्टर के तौर पे, जो थीम बेस्ड, जो कोई भी मतलब इवेंट शो का आप हिस्सा रही या जो भी इवेंट का हिस्सा रही, वो किस तरह की थीम अब तक आपने ऑर्गेनाइज़ की है, और आने वाले दिनों में क्या आपकी ड्रीम प्लान है? मैंने बहुत से शोज़ ऑर्गेनाइज़ किया है, जैसे कि अवार्ड शो है, फैशन शो है, पैजेंट शो है। इन सब में मैं एक थीम लेके आती हूँ। जैसे कि मैंने एक एसिड विक्टिम थीम लाया था, फिर मैंने किन्नर थीम लाया था, फिर उसके बाद मैंने जितने भी अपने शहीद भाई बहन हैं, और शहीद मीन्स जो बॉर्डर पे है वही नहीं, जो कोविड में कितने शहीद हुए हैं, उन सबको लेकर मैं आई थी। एक शो ऑर्गेनाइज़ किया था जो बहुत ही सक्सेस हुआ। अब मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करना। मैं बहुत देख रही हूँ कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है और मैंने बहुत रिसर्च भी किया है कि महाराष्ट्र जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है हमसे, जो अपना इंडियन कल्चर है कहीं ना कहीं छूट रहा है हमसे। तो ऐसे कुछ चीज़ें मैं लाना चाहती हूँ ताकि इसको एज अ फैशन के तौर पे भी लोग यूज़ करें, और उस कल्चर को एक फैमिली, एक सपोर्ट और एक बोलते ना एक इंडियन बना के आगे ले जाए।
लेकिन एक सवाल उठता है कि ये तमाम जो सोसाइटी की चीज़ें हैं, इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आप फैशन का ही सहारा क्यों लेती हैं? क्योंकि बहुत से अभी आप बाहर कहीं भी देखोगे कि सबको लगता है कि मैं एक फ़ैशन के तौर पे जाऊँ, या तो आप एक शादी में जाइए, या तो आप एक रिसेप्शन पे चले जाइए, गेट टुगेदर पार्टी में जाइए। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मैं क्या पहनूँ, ऐसा सोचता है कि मैं क्या नया करूँ। तो ये नया करने के चक्कर में वो दूसरे जो है उनका कॉपी करने लगते। क्यों कॉपी करते हो? हमारी इंडियन के कपड़े, हमारे इंडियन का कल्चर इतना खूबसूरत है, आप उसको एक डिज़ाइन बना के जाओ, तो इसमें मैसेज देना बहुत इजी हो जाता है। हालांकि आप एक कुछ शो, या तो आप सोशल मीडिया में डालने से अच्छा आप एक शो कर दो, तो वो ज़्यादा सक्सेस हो जाता है और ज़्यादा जानने लगते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं अच्छी लगूँ। तो सबको यही है कि मैं अच्छी लगूँ या मैं अच्छा लगूँ। और ये तो एक हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से का मैं ज़िक्र करूँ तो स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के रूप में आप अपनी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस देश को दे रही हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ एक्टिविटी इससे रिलेटेड आप कर रही हैं और किस तरह लोगों को मदद कर रही हैं? जैसे कि आप बिफोर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन एक रिहैब ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपके मस्कुलर वीक हो जाते हैं, तो उस मस्कुलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो स्पेशली अगर जैसे कि पैरालाइज हो गया तो उनका वन साइड पूरा मसल जो है वीक हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। जो ऑर्थोपैडिक है, जिसको मेन जो है उनका नी प्रॉब्लम होता है, उनको हम लोग रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। बैक इशू है, उसको ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। तो ख़ास करके ये चीज़ें जो है वो 75-80 के जो लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो ऐसे लोग हैं कि वो जा नहीं सकते कहीं, और कोई आता है तो भी डबल चार्जेस होते हैं और वो पे नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मैंने बहुत देखा है कि वो एक कोने में पड़े रहते हैं क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए, 80-85। माशाल्लाह उतना जीना भी हमारे नसीब में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रहते हैं। उनको क्या, वो एक बच्चे जैसे ही हो गए। उनको ऐसा अभी भी दिल में रखता है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे या मेरा बेटा मेरी बेटी को तकलीफ़ होगा, उनके पैसे जाएंगे, उनको तकलीफ़ होगी, मेरे लिए उनको टाइम निकालना है। ये ऐसा मैं बहुत से लोगों को देखी हूँ, तो मेरे को वो हेल्प करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सोचती अभी भी माँ या बाप दिल में अपने बच्चों के लिए ये सोचता है, लेकिन बच्चे माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। अगर वही कंडीशन में अगर तुम्हारा बेटा या बेटी हो तो वो लोग कितनी भी तकलीफ़ हो अपना काम छोड़ के भाग के जाएंगे, लेकिन काम छोड़ के माँ बाप के लिए नहीं आते। तो मैं इसीलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं स्पोर्ट्स थेरेपी बनी और मैं उनकी दुआएं ले रही हूँ। और एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि इसकी इंस्पिरेशन आप होटल इंडस्ट्री से मिली। हाँ, ये तो है, क्योंकि होटल्स में जो है वो स्पा होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े स्पा होते हैं। और वहाँ पे जैसे कि आप स्पा का मतलब होता है कि आपने आपको पूरा रिजुनेट करना। वहाँ पे स्टीम होता है, जकूज़ी होता है, जिम्नेजियम होता है, फिर मसाज होते हैं, फेस ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ होता है। तो उसमें लोग ऐसे आते थे कि जिनको बैक का इशू है तो भी वो मसाज के लिए जाते हैं, नी का इशू है तो भी मसाज के लिए, लेकिन उनको जो है सेपरेशन नहीं पता है। स्पा इज़ अ डिफरेंट, स्पोर्ट्स मसाज इज़ अ डिफरेंट। स्पोर्ट्स मसाज इज़ अ मेडिकल थिंग, स्पा इज़ फॉर द रिलैक्सिंग थिंग। जो स्पा में होता है उसमें अरोमा होता है, आपके सेंसेस को रिलैक्स करता है, और जो स्पोर्ट्स होता है वो स्पेसिफिक मसल पे काम करता है। तो मैंने ये चुना। यहाँ पे तो हर कोई आता है और किसी को मालूम भी नहीं है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को ट्रीट करना है। तुमको डिप्रेशन है, मसाज ले लो। तुमको बैक पेन है, मसाज चले जाओ। गर्दन में प्रॉब्लम है, मसाज चले जाओ। लेकिन उसका डिप्रेशन क्या है, सेपरेशन क्या है उसका? मसाज माइंड एंड बॉडी रिलैक्स करता है, क्योंकि वो सेंसेस को टच करता है। जैसे कि आपने पानी को ले ली, पानी को हाथ लगा लो, या कुछ अरोमा आप फील कर लो, या तो फिर वहाँ के जो अरोमा ऑयल्स रहते हैं उसको ले लो। वो स्मेल से ही आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं ये इसका जो अलग था, तो मैंने बोला ये तो हर कोई करता है, ये तो घर में भी कर सकते हैं। आप एक अरोमा बर्नर जला लो, आप रिलैक्स हो जाओगे। एक कॉफ़ी पी लो, गाना सुन लो, रिलैक्स हो जाओगे। किसी फ्रेंड से बात करो। लेकिन जो आपका मेन प्रॉब्लम है, जो आपका मसल डैमेज हो गया है, जो आपको पेन स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वो उसको कैसे आप ठीक करोगे? तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया कि नहीं, इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी है और प्लस तुम समझ भी सकते हो कि
पेन क्या होता है और उसको रिलीज़ करना क्या होता है, मस्कुलर क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है, बोन्स क्या होते हैं, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लगा। ऑलराइट। और अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि जिस तरीके से मुंबई में आप अपनी करियर की शुरुआत करती हैं, एक कह सकते हैं कि ऊंचाई तक भी पहुँच रही हैं, कितना मुश्किल है मुंबई की धरती पे खुद को इस्टेब्लिश करना, और ख़ासकर उन महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा जो एक बिल्कुल बिगनर के तौर पे इस वक्त खुद को देख रही हैं? आप बहुत लकी हो, आप मुंबई में हो, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। मैं ये नहीं, मुंबई ख़राब नहीं है, मुंबई के जो लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वो इसको ख़राब करते हैं। अगर आप मुंबई में स्टार्ट कर रहे हो, यू आर लकी पर्सन, आपको हर एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे आपको स्टार्टअप के लिए। सिर्फ एक बात मैं हमेशा हर लेडी, हर एक औरत को बोलना चाहूँगी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हिम्मत ही आपको आगे लेके जाएगी। वो नहीं है तो आप आगे कभी नहीं बढ़ोगे। आप एज एन एक्ट्रेस भी मतलब कुछ काम की हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे वो क्या किरदार था, क्या वो सीन थे, और कब ये अपॉर्चुनिटी मिला और किस तरह के वो शोज़ थे? ये बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट 10-15 साल हो गए होंगे। तभी नया एक शो आया था, क्योंकि सास भी कही बहुत थी उस टाइम में किसी को, और मैंने बहुत से, जैसे कि मेकअप में है, सब में मैंने बहुत, मुझे इंटरेस्ट है और मैं करती जाती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि यास्मीन आप मेरे बदले आप चले जाना, उनको कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, तो आप वो शूट पे चले जाना और देख लेना, जो भी होगा आपको कर लेना। मैंने बोला ठीक है, ओके। और मुझे वैसे भी बहुत शौक़ था ये सब चीज़ों का, और तभी मैंने इंडस्ट्री को जाना कि वहाँ पे क्या है, अच्छा है बुरा है। तो मैं 3-4 2 सीरियल में मैंने बहुत पीछे, आप तो मुझे पहचान भी नहीं रहोगे, उस टाइम पे एक छोटी सी पतली काली जैसी लड़की कोने में खड़ी थी, तो वो मैं थी। और मुझे नहीं लगता कि अभी कहाँ पे मैं उसको ढूंढूं। मैं क्योंकि सास भी कही बहू थी, कहानी घर की, हसीना मान जाएगी एक मूवी आई थी संजय दत्त की, तो उस गाने में मैं बैक साइड में थी, जैसे सबको पब्लिक चाहिए होता है, वो जो 1-2 सीन में। और एक भोजपुरी मूवी था, तो भोजपुरी मूवी में मैंने जैसे कि एक्टर की जो बहन का रोल, बहन नहीं बोलेंगे आप, एक फ्रेंड का रोल होता है, वो फ्रेंड का रोल किया था। और फिर मराठी फूलपाखरू एक बहुत फेमस शो हुआ था, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था, जिसमें मैं ट्रेनर बनी थी। और मैं तभी फिटनेस में मैंने इंटरेस्ट लिया था खुद को, जब मैं ट्रेनिंग देती थी सबको फिटनेस का, तो वो एक छोटा सीन किया है। इतना बहुत वाव नहीं है, बट यस इट इज़। मैम, जिस तरीके से आपका वे ऑफ स्पीकिंग है बहुत ही इम्प्रेसिव है, एक झटके में शुरू करती है, बातें ख़त्म हो जाती है, बहुत ही इम्प्रेसिव स्टाइल में बातें करती है। मैं जानना चाहता हूँ आपने अपनी स्किल्स को कैसे बिल्डअप की? मैं हमेशा ये मेरा एक रूल है कि मतलब अगर अभी आप हो तो अभी हो, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं हो। तो जो भी है, जो तुमको मौका मिलता है उसमें अपने आप को जितना प्रेजेंट कर सकते करो, जितना फोकस कर सकते करो। और लोगों को ये देखो कि मुझे देखो, मेरे काम को देखो, और मेरे जो स्किल है उसको देखो। आप मैं क्या हूँ वो मत देखो, जो मेरा बैक है वो मत देखो, मेरा फ्रंट देखो। तो वही मेरा शायद हो सकता है कि एक मेरा जो फोकस होगा, फोकस है भी, और शायद मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन जो एक लड़की, सामान्य सी लड़की, कभी एजुकेशन का रास्ता नहीं देखी, इनफॉर्मल वे में बिल्कुल एजुकेशन के रास्ते पे गई, कितना मुश्किल था मतलब इस मुकाम तक पहुंचना? बहुत मुश्किल। और मैं अभी सबको बोलती हूँ, वो ज़माना था कि तुमको पढ़ाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और वो टाइम क्या होता है कि तुमको नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए हर एक चीज़ का, आपकी पढ़ाई कम हो और नॉलेज ज़्यादा हो। अब लेकिन अभी के माहौल ऐसा है कि तुमको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में एजुकेशन है तो ही तुमको आगे जॉब या कुछ भी काम मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं सीखी हूँ, आप कितना भी एजुकेशन ले लो, जब तक आपके हाथ में आपका खुद का हुनर और आपका खुद का क्या बोलते हैं, आप फिज़िकली नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई आपको काम आएगी। आप दोनों में इक्वल रहो, या आप पढ़ाई कम करो, या तो फिर आपका जो फिज़िकल है वो आगे बढ़ने दो, या तो आप फिज़िकल नीचे करो तो पढ़ाई आप आगे हो। तो सब में सेम है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक आती, तुम्हें ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम ऐसा। मैं बोली इस बुक को हटा के बाकी का देखो। अगर मौके, फिर मुझे मेरी एक जो टीचर थी वो बोलती थी कि यास्मीन तुम 100% काम करती हो, 99 तुमने कर दिया, 1% जो ख़राब होता है ना वो 99 को ख़राब करता है।
मैं बोली मैम ये तो फिर गलत है ना, मैंने 99 अच्छा किया, तुम सिर्फ ये 1 को देख रहे हो, उस 1 को हटा दो ना, 99 तो बड़ा है, तो वो अच्छा है ना। तो बहुत हंसने लगी, यास्मीन टैलेंट, ये तुम्हारा जो स्किल है ना ये तुमको आगे लेके जाएगा। मैं बोली थैंक यू मैम। सो यास्मीन मैम खुद को और कहाँ देखना चाहती हैं जब ये तमाम स्ट्रगल की लाइफ है, दर्द भरी कहानी भी है, हैप्पीनेस भी है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, चैलेंज एक्सेप्ट करने की कॉन्फिडेंस है, खुद को कहाँ देखना चाहती हैं 1-2 साल बाद, 5 साल बाद? बाप रे, मैं जैसी हूँ मैं वैसी खुश हूँ। मुझे मेरे अंदर कोई ऐसा कुछ ऐसा गोल नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है मेरे लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अचीव कर लिया। हाँ, मेरा एक सपना है जो मैं उम्रा करना चाहती हूँ, वो हर एक मुस्लिम का सपना होता है। लेकिन इसके अलावा मैं सब जितने भी अपने मुस्लिम नॉन मुस्लिम भाई बहन को और जितने भी मेरे फैंस हैं सबको बोलना चाहूँगी कि देखो पैसा हम कमा लेते हैं, सब कुछ कमा लेते हैं, जो तुम्हारा जो कल्चर होता है, जो तुम्हारा जो यात्रा होती है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। हमेशा हम यही सोचते, तो सबको क्या लगता है कि हम ये करेंगे ना तो यहाँ पे लाइफ ख़त्म हो जाती है, हम बूढ़ा होके करेंगे, हम जवान, ये मैंने भी गलती की है, ऐसा नहीं है। पहले इसको ख़त्म करो, तब इसके अंदर जो स्टडी है वो तुमको आगे लेके जाएगा। क्योंकि ये जितने भी ये किताबें बातें ये नहीं होगी, जो तुम्हारे गीता में है, जो तुम्हारे कुरान में है, वही आगे आएगी और वही चीज़ तुमको चेंज कर देगी एकदम से। तो ये मेरा गोल है और मैं सबको यही मैसेज दूंगी, पहले तुम तुम्हारे कल्चर का रिस्पेक्ट करो, तो वो कल्चर की रिस्पेक्ट ही तुमको आगे लेके जाएगी, वही तुमको शांत कराएगा, वही तुमको बैलेंस करने का हिम्मत देगा, वही तुमको सोच देगा कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए, कैसे लेके चलना चाहिए, टीम कैसे होना चाहिए, ये सब तुमको उसी में मिलेगी। यास्मीन मैम, ये हमारा एक ओपन प्लेटफॉर्म है और ख़ास तौर पे विमेन बियॉन्ड थॉट, एक थॉट को लेकर हम यहाँ पे हैं। ऐसे में सवाल कम पड़ जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी हो या कोई बातें हो जो अक्सर आप कहना चाहती है, लेकिन अभी मैंने वो सवाल नहीं पूछा, लेकिन वो बातें आपके दिल में अक्सर रहती है, कई बार आप जिक्र भी करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कुछ अगर दिल में बातें हैं तो हमारे व्यूअर्स से आप शेयर करें। ऐसी कोई मेरे दिल में बात नहीं है, मैं जस्ट यही बोलना चाहूँगी जितने भी वुमेन्स है बिंदास खुल के जियो आप। मैं बहुत ऐसा सोची, मुझे भी लगता है कि मेरा कोई पार्टनर होना चाहिए, अभी मुझे लगता है कि मेरा कोई पार्टनर होना चाहिए, लेकिन पार्टनर ऐसा हो ताकि तुम्हें समझे, पार्टनर ऐसा ना हो कि ताकि तुम्हारे जो तुम्हारा जो बीता हुआ कल हो उसको लेके चले। तुम मेरा आज देखो, कोई भी हो, मैं ये सबके लिए बोलती हूँ, जिसको सबको लगता है कि लाइफ ख़त्म हो जाती है, लाइफ ख़त्म नहीं होती है, हम हैं जो लाइफ को ख़त्म करते हैं, हम ही हैं जो लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। अगर तुम किसी के पार्टनर तुम बनाना चाहते हो लाइफ में, जैसे कि मैं भी सोचती हूँ और मैं डेफिनेटली बनाऊँगी, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगी आपको, ऐसे जस्ट मस्ती करें मजाक करें मैं, लेकिन मैं वो जो आदमी औरत के लाइफ में जाता है, मैं उसको यही बोलूँगी कि उसकी जो उसका बैक है वो मत देखो, जो उसका फ्रंट है वो देखो, वो क्या है, अभी क्या कर सकती है, क्या लेके चलना चाहिए, वो आपको बहुत खुश रखेगी अगर आपने उसको खुश रखा। ऑलराइट मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप तमाम स्ट्रगल की, संघर्ष की एक अच्छी कहानी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे तो आपने बिल्डअप की, लेकिन अगर मैं फैमिली मेम्बर्स का जिक्र करूँ, कौन कौन से लोग आपके फैमिली में हैं जिनसे आप हर रोज़ रूबरू होती हैं और कितने मेंबर्स हैं, पूरी डिटेल्स आप बताएं। मेरे 5 भाई बहन हैं और मेरे 2 बेटे हैं, और अब भी मेरे बड़े बेटे की शादी हुई है, शादी होके उनको 3 महीने हुए हैं, और क्या बात है बस। और 2 मेरी जो छोटी सी बिल्ली है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है। मुझे लड़कियों का बहुत शौक़ है माशाल्लाह। अभी मेरी जो लास्ट बहन है उसको लड़की हुई है, वो भी एक मेरी जान है, और बस इतने ही लोग हैं। और सबसे हैरत की बात ये है, जब मेरे बेटे की शादी हुई थी, जब मैंने सबको इनविटेशन भेजा, सब चौंक गए थे, क्या यास्मीन तुम शायद गलत मैसेज दे रहे हो, सच्ची में? मैं बोली हाँ, मेरे बेटे की शादी है, सही बोल रहे हो? मैं बोली हाँ। तो जब मैंने सबको इन्वॉल्व किया, मतलब इनवाइट किया और सबके साथ में इन्वॉल्व हो रही थी सब, मतलब जब ये सबसे जोकिंग वाला डे था, जब भी निकाह का टाइम हो रहा था, निकाह के लड़की की माँ को बुलाओ, लड़की की माँ लड़के के बाजू में खड़ी है, लड़की की माँ को बुलाओ, किसी को नहीं मालूम कि ये लड़के की माँ है। तो वो एक बहुत जोक वाला था। और दूसरी बात ये, जब भी हम लोग में जब भी एक दावत होती है
वो दावत में मैं बैठी थी और हम लोग सब बैठे थे, तो मुझे मस्ती करने की बहुत, और मैं बहुत छेड़छाड़ करती हूँ। हम खाना खाने बैठे थे, खाना खाने के बाद अभी उन्होंने बोला कि लड़की की माँ, और मेरी जो नानी, मतलब खाला नानी ऐसा रिश्ते में है, लगते नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला हाँ ये देखो ये लड़की की माँ है। वो बहुत एजेड थी, तो ये देखो ये लड़की की माँ है। लड़की की माँ नाराज़ हो गई, उनको पान ला के नहीं दिया किसी ने। वो बेचारे गए बहुत दूर, गांव के दूर जाके पान ला के दिए, और सब मुझे इतना मस्ती करते। उन्होंने बोला कि यास्मीन तू क्यों ऐसा मस्ती करे, मैं सबको बोल रही हूँ कि मैं लड़की की माँ हूँ, अगर कोई यकीन नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे बहुत से हैपनिंग गुड थिंग्स होते रहते हैं, मस्ती मजाक होती रहती है। लाइफ में मस्ती करना अच्छा लगता है। तो ये तो अदर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा, आपको कितना ये टच किया? बहुत ज़्यादा। मुझे एक्चुअली पहले से, मुझे लड़की नहीं है लेकिन मुझे लड़की का बहुत शौक़ है। तो जो मेरी बहू थी वो, हम दोनों एज अ फ्रेंड लग रहे थे स्टेज पे। अगर मैं एक वीडियो भी आपको शेयर करूँ, आप देखोगे कि मैं उसको तैयार कर रही हूँ और मैं उसको बता रही, देखो ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे फ़ोटोशूट करना है, दुपट्टे ऐसे लो। तो लोगों को क्या लगा कि मैं उनकी डिज़ाइनर हूँ, उनकी ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। उनको ये नहीं लगा कि मैं उनकी सास हूँ। ओके। आज के दिनों में सास भी कभी बहू थी, चर्चा बहुत अलग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो दिन गया, सास भी कभी बहू नहीं थी, बहू ही है और सास ही है। सो आप अपनी बहू से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? नहीं, मैं तो उसको फुल फ्रीडम दी हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुल के जिए, वो ऐसी हर खुशी उसको मिले जो मुझे नहीं मिली। वो हर जगह घूमे, हर जगह हर चीज़ें खाए, हर चीज़ के कपड़े पहने, वो जो दिल में आता है वो करे। मेरे तरफ से, मेरे साइड से पूरी छूट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ हम लोग में कोई पर्दा होता है एक मुस्लिम कल्चर में, एक समाज में, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ठीक है वो टाइम भी आ जाएगा जब वो खुद को समझने लगेगी, लेकिन अभी वो बच्ची है। मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ वो जिए। यास्मीन मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप एक सुपर पावर हैं और अपनी कंट्री की हालात को देखते हुए कुछ अगर बदलाव करनी है, तो क्या बदलाव आप सबसे पहले करना चाहेंगे? मैं दुनिया में नशा बंद कर दूँगी। जो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत से बच्चे जो है नशे में धुत रहते हैं, उनको उनकी माँ बाप की कोई फ़िक्र नहीं है, और वो बच्चे कॉलेज, स्पेशली जो कॉलेज जाते हैं, जो फ्रेंड सर्कल में हैं, आजकल बहुत ये पता नहीं उनको क्या स्ट्रेस है। हमारे से ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है या माँ बाप से ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनको ही स्ट्रेस होता है। लड़की का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, लाइफस्टाइल का स्ट्रेस, वो स्ट्रेस उनको नशा करवाता है। मैं वो बंद करना चाहूँगी, मैं एकदम ही ख़त्म करना चाहूँगी। जब वो मैंने ऐसे बहुत से मेरे रिलेटिव में और मैंने बाहर भी देखा है, लोगों को भी देखा है, आप कहीं भी 9 बजे 8 बजे के बाद स्टेशन के पास या कहीं पान की दुकान में या रेस्टोरेंट के, देख यंग लड़के लोग नशा करके बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो उनको पैसे कहाँ से आते हैं? माँ बाप से। वो नशे के लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं फैमिली की। तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को निकाल के फेंकना चाहूँगी, खुन्नस से ऐसा जादू चलाऊँगी कि पूरी नशा ख़त्म हो जाए। सो नाइस, इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज को कितने फ़नी स्टाइल में यास्मीन मैम आप दे रही हैं। थैंक यू सो मच कि विमेन बियॉन्ड थॉट की इस स्पेशल सेगमेंट में आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर की। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, इतना टाइम लिया और मेरे से बहुत से चीज़ें जाने आपने, और मैं ये चाहती भी थी कि आप ये मैसेज सब जगह फैलाएं और सब मोटिवेट हो जाए। प्लीज़ मोटिवेट हो जाए लेडीज़, आप सबको यही है, कॉन्फिडेंस और खुद के अंदर जो है आप हिम्मत निकालो बाहर। थैंक यू।